हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, यदि आपसे इंटरव्यू होता है दोस्तों, अगर या आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो आपसे इंटरव्यू में जो ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछने जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज की वीडियो को आप देख के अगर किसी भी इंटरव्यू में बैठेंगे दोस्तों तो आप ये सभी क्वेश्चन काफ़ी काम में आने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रांसफार्मर के ऊपर इसी तरह के पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लें दोस्तों, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं तो जो पहला मेन टॉपिक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जो बेसिक है कि व्हाट इज ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर क्या होता है। अगर बात करें दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक हमारा स्टैटिक डिवाइस है। आप बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, मतलब ये एक स्टैटिक डिवाइस है दोस्तों, जो हमारे पावर को, हमारा जो पावर है को दोस्तों एक लेवल से हमारा दोस्तों एक लेवल से दूसरे लेवल में कन्वर्ट करता है। मतलब पावर, या फिर मान लीजिए वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, दोनों आ गया पावर में, एक लेवल से दूसरे लेवल में हमारा कन्वर्ट करता है, जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी दोस्तों, फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट रहती है। यही हमारा ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो पूछा जा सकता है वह होता है दोस्तों, व्हाट इज थ्योरी बिहाइंड ट्रांसफार्मर ऑपरेशन प्रिंसिपल, मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, या इस तरह भी पूछ सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है, जैसे कि जानते हैं ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, हम म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। मतलब दोस्तों यह होता है कि इसमें ट्रांसफर एक वाइंडिंग सप्लाई दी जाती है, जिससे दूसरा की वाइंडिंग हमारा फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स को हमारा दूसरे वाइंडिंग कट होता है, जिससे हमारा ईएमएफ जनरेट होकर सप्लाई जाती है। अब बात कर लें तो दोस्तों यह हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। यह मेन पॉइंट होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर के, कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, वो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। जैसा कि जानते हैं कि जो वाइंडिंग रहते हैं ट्रांसफार्मर के, वह एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं, ना कि इलेक्ट्रिकली कपल्ड नहीं रहते। मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग तथा सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों, वह एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं रहती, वह मैग्नेटिकली कनेक्ट रहती है। यह भी आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अब जो पूछा जा सकता है दोस्तों, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफार्मर रेटिंग, मतलब अगर ट्रांसफार्मर को आपने देखा होगा, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर हमारे पास है, जैसे मान लीजिए 8 MVA हो गया दोस्तों, या फिर 5 KVA का ट्रांसफार्मर है, या 16 MVA का ट्रांसफार्मर। इसका यह हो दोस्तों, जो जो हमारा मैक्सिमम पावर होता है दोस्तों, जो हमारा मैक्सिमम पावर होता है, जिससे वाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, मतलब मैन्युफैक्चर द्वारा यह डिसाइड किया जाता है। जैसे 8 MVA ट्रांसफर है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 8 MVA ही रहेगी। तो दोस्तों इसी का मतलब ये होगा, ट्रांसफार्मर का रेटिंग इसीलिए किया जाता है कि ट्रांसफार्मर की जो मैक्सिमम, मान लो जो उसकी वाइंडिंग या टेम्परेचर वगैरह बढ़ने पर उसका वाइंडिंग उसके इंसुलेशन को झेल सके, या हमारा इसको 8 MVA, मतलब इसका ट्रांसफार्मर के रेटिंग का मतलब यही होता है कि मैक्सिमम कैपेसिटी इसका कितना होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ एंड वाई इज ट्रांसफार्मर रेटेड कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड, मतलब इसका यह होता है, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैपेसिटी होती है दोस्तों, हम जैसे कि इसमें देखो MVA हो गया, KVA हो गया, हमेशा दोस्तों VA में आता है, मतलब वोल्ट एम्पियर में आता है, ना कि अगर हम मोटर की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, मोटर में हमारा मोटर की रेटिंग आती है किलोवाट की, जैसे 5 किलोवाट की मोटर हो गई। लेकिन जो ट्रांसफार्मर के हो दोस्तों, वह 5 KVA की ट्रांसफार्मर होता है, मतलब उसमें KVA होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के लिए। अगर बात कर लेते हैं जो KVA का होने का चांस, मतलब रीजन ये दो तरह से बोल सकते हैं। एक तो अगर बोलें दोस्तों कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर हो, उसमें हमारे दोस्तों दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक तो होता है दोस्तों कोर लॉस होता है, एक होता है दोस्तों कॉपर लॉस होता है। अब बात कर लेते हैं तो कोर लॉस तथा कॉपर लॉस दोस्तों हमारा करंट के प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारा होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो कोर लॉस होता है दोस्तों, वो हमारा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। इससे हम डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि जो ओवरऑल ट्रांसफार्मर का डिटरमाइन किया जाता है वोल्ट इंटू एम्पियर, आई मतलब वो तो करंट, जिससे एम्पियर होता है, मतलब वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। इसमें किलोवाट का कोई रीजन नहीं आता। अब नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं, जो हमारा इसमें आउटपुट पर हमारा डिसाइड नहीं होता है, जो ट्रांसफार्मर का मैन्युफैक्चर आउटपुट डिसाइड नहीं होता, मतलब इसका जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों, उसको हम ट्रांसफार्मर के पावर फैक्टर हमारा आउटपुट लोड पे होता है, जिससे हमारा उसका ट्रांसफार्मर पावर फैक्टर नहीं होता है। जिसमें हमारा दोस्तों अगर बात करें तो उसमें
जिसे अगर बात करें तो किलोवाट में ये होता है दोस्तों वी इंटू आई इंटू कॉस फाई रहता है, लेकिन उसमें कॉस फाई पावर फैक्टर का डिसाइड नहीं होता है, इसलिए हमारा वोल्ट इंटू एम्पियर होता है। अगर मेनली रीजन देखें दोस्तों तो मेनली रीजन यही बता सकते हैं जो लॉसेस होते हैं दोनों वोल्ट तथा एम्पियर पर डिसाइड करते हैं, इसमें पावर फैक्टर पर इसका कोई लेना देना नहीं, इसीलिए हमारा दोस्तों उसकी रेटिंग हमेशा वीए में होती है। वीए में होते हैं, जैसे अगर किलो वाट में लेंगे तो दोस्तों इसमें केवीए हो गया, फिर मेगावाट में लेंगे तो एमवीए हो गया, हमेशा एमवीए की तथा केवीए में आते हैं, ना कि केडब्ल्यू तथा एमडब्ल्यू में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर के मेन कौन कौन से पार्ट होते हैं। कंपोनेंट मतलब दोस्तों पार्ट बोल सकते हैं, उसमें कई तरह के पार्ट होते हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से ले चलें दोस्तों तो उसमें हमारा सबसे पहले होता है टैंक, जिसमें ऑयल फिल किया जाता है। टैंक हो गया दोस्तों, उसका ऑयल हो गया दोस्तों, या फिर हमारा कंजर्वेटर हो गया दोस्तों, कंजर्वेटर हो गया दोस्तों, रेडिएटर हो गया, रेडिएटर जिसे कूलिंग फिंज बोलते हैं, जिसमें ऑयल को कूलिंग करने के लिए लगाया जाता है दोस्तों। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग बोल सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग हो गया दोस्तों, हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया दोस्तों। इसमें हमारा हो गया दोस्तों ब्रीदर हो गया, ब्रीदर के थ्रू हमारा सिलिका जेल का यूज किया जाता है, जैसे सिलिका जेल हो गया दोस्तों, इसी का पार्ट माना जा सकता है। और होता है उसमें होगा दोस्तों जहाँ सप्लाई देंगे एच टी लाइन बूसिंग बोल सकते हैं, बूसिंग होता है, एल टी बूसिंग होता है, उल्टी बूसिंग होता है दोस्तों। उसमें डब्ल्यू टी आई तथा ओ टी आई होता है, मतलब वाइंडिंग का टेम्परेचर तो ऑयल टेम्परेचर के लिए लगाया जाता है। ये हमारे उसके पार्ट हो गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा सकता है जो होता है दोस्तों व्हाट मटेरियल इज चूजन फॉर द ट्रांसफार्मर कोर एंड वाई। मतलब जो ट्रांसफार्मर के कोर में हमारा कौन सी मटेरियल का हमारा कोर यूज किया जाता है। अगर सब बात करें दोस्तों जो इसके जो ट्रांसफार्मर के में जो यूज किया जाता है दोस्तों, इसमें सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है, सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। इसके यूज करने का कई रीजन होते हैं। अगर रीजन की बात करें दोस्तों तो इसमें जो होता है हाई रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, हाई रेजिस्टेंस हो गया दोस्तों, हाई परमीबिलिटी होता है इसका, हाई परमीबिलिटी हो गया दोस्तों। अगर इसमें देखें तो इसमें आयरन लॉस होता है दोस्तों, आयरन लॉस हमारे पास इसमें जो सिलिकॉन स्टील होता है उसका आयरन लॉस कम होता है। अगर सिलिकॉन स्टील में दोस्तों जो स्टील में होता है उसका सिलिकॉन की मात्रा 4 से 5% तक हमारा सिलिकॉन यूज किया जाता है। ये सभी क्वालिटी होने के कारण दोस्तों ट्रांसफार्मर को हम कोर को सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारे पास दोस्तों, अगर हमारे पास जो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन डीसी सप्लाई अप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर। मतलब दोस्तों जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों उसमें हम एसी की जगह ना हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो उसका रीजन क्या, उससे मतलब क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं जो उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होता है तथा सेकेंडरी वाइंडिंग होगा। यदि एसी सप्लाई देंगे तो उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट हो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का बैक ईएमएफ जनरेट होता है जो उसके प्राइमरी वाइंडिंग के करंट को अपोज करता है, मतलब लेंज लॉ के अनुसार, जिससे लेंज लॉ के अनुसार उसमें अपोज करता है। अगर एसी सप्लाई है तो उसको अपोज कर, लेकिन अगर हमारा डीसी सप्लाई है तो उसमें बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, उसमें बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्योंकि हमारा डीसी सप्लाई कांस्टेंट सप्लाई रहते हैं, उसमें बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण हमारा जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी दोस्तों वह प्राइमरी वाइंडिंग से काफ़ी मात्रा में हमारा करंट को लेने लगेगी, मतलब हमारा करंट को ड्रॉ करेगी, एक हिसाब से बोलते हैं बहुत ज़्यादा हाई करंट ड्रॉ करेगी, जिससे हमारा जो वाइंडिंग वगैरह रहती है वह हमारा सभी जल जाएगी, मतलब हमारा वाइंडिंग वगैरह सभी जल जाएंगी। इसीलिए हम कभी भी एसी की जगह डीसी सप्लाई नहीं दें, क्योंकि उसको बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होता, जिससे हमारा करंट को अपोज नहीं कर पाता है, जिससे हमारा करंट जो अगर करंट को अपोज नहीं करेंगे तो हाई करंट ड्रॉ करेगा, जिससे हमारा वाइंडिंग जल जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर टू ट्रांसफार्मर टू ऑपरेट इन पैरेलल। मतलब हमारे पास दो ट्रांसफार्मर उसको पैरेलली कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर कंडीशन की बात करें दोस्तों तो हमारा सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज रेशियो होना चाहिए, वोल्टेज रेशियो ने इसमें परसेंटेज इम्पीडेंस वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पीडेंस हो गया दोस्तों, फेज एंगल हो गया दोस्तों, दोनों ट्रांसफार्मर का फेज एंगल हमारा सेम होना चाहिए,
फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, मतलब जो ट्रांसफार्मर के जो आउटपुट होते हैं दोस्तों उसका फेज सीक्वेंस भी हमारा सेम होना चाहिए, तभी हमारा ट्रांसफार्मर पैरेलली हम कनेक्ट कर सकते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता सकते हैं इंटरव्यू में। अगर नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग सिलिका जेल इन द ट्रांसफार्मर। मतलब जो ट्रांसफार्मर के हमारा कंजर्वेटर टैंक रहता है दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर आपने कंजर्वेटर टैंक देखा हो, उसके थ्रू हमारा एक नली जुड़ी होती है, जो हमारा ब्रीदर मतलब सांस लेने के लिए लगा होता है। उसके लास्ट में हमारा सिलिका जेल का यूज किया जाता है। सिलिका जेल का यूज करके हमारा एयर को मान लो हीट हो गए उसको आउट भी करता है तथा ठंडी एयर को इन भी करता है, मतलब सक भी करता है तथा आउट भी करता है, दोनों पर्पज में काम आता है। तो सिलिका जेल का यूज करने का यही होता है दोस्तों कि डायरेक्ट एयर में हमारा मॉइस्चर होता है, लेकिन हमारे सिलिका जो मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करके हमारा विदाउट मॉइस्चर एयर को इन कराते हैं, इसलिए हम सिलिका जेल का यूज किया जाता है, मतलब सिलिका जेल का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात आती है दोस्तों, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे भी कहीं भी पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, इन द टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर इज टैप लिंक्ड टू प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसमें एक टाइप चेंजर लगा होता है जो हमारा वोल्टेज लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा टाइप चेंजर का यूज किया जाता है। उसका हम ये होता है दोस्तों, उसको हम प्राइमरी में लगाएंगे या फिर सेकेंडरी में लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी में वोल्टेज अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्राइमरी में हमारा वोल्टेज हमारा ज़्यादा है लेकिन हमारा करंट कम होता है, मतलब हमारा जो करंट कम होता है, प्राइमरी का करंट कम होगा तो जो हमारा स्टेप ट्रांसफार्मर जो एक वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में चेंज होगा दोस्तों, तो अगर करंट कम रहेगा तो इजीली शॉर्ट सर्किट मतलब इजीली हमारा चेंज हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं दोस्तों इसमें स्पार्क होने के स्पार्क कम होगा, लेकिन अगर सेकेंडरी में सेकेंडरी में कनेक्ट करने पे दोस्तों यह होगा दोस्तों कि हमारा जो हमारा करंट हाई रहेगी, करंट हाई रहने तो स्पार्क बहुत ज़्यादा होगा। ओवरऑल यह बोल सकते हैं कि टाइप चेंजर को हमेशा हम हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं, मतलब हाई वोल्टेज साइड हमारा करंट कम रहेगा तो हाई वोल्टेज साइड लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज रेशियो। मतलब ट्रांसफार्मर को बनाते समय डिसाइड किया जाता है कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो कितना है। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर बनाया गया जाता है 11 kV को हमारा 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, या फिर 440 वोल्ट को हमारा 230 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, यही हमारा वोल्टेज रेशियो हो गया 11/440, मतलब 11 kV/440 वोल्ट, यह हमारा वोल्टेज रेशियो होगा। इससे हम ट्रांसफार्मर के डिसाइड करते हैं कि उसका इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग में कितने सप्लाई तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में कितनी सप्लाई है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर टाइप्स की बात करें तो उसके परफॉर्मेंस या बेस्ड कई तरह के सिचुएशन के अनुसार हम उसके टाइप्स को डिसाइड करते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें ट्रांसफार्मर की कोर के अनुसार कितने टाइप्स के होते हैं। कोर के अनुसार उसमें 3 प्रकार के होते हैं। कोर टाइप होता है दोस्तों, सेल टाइप होता है तथा बैरी टाइप। यह तीनों की डिजाइन मतलब ट्रांसफार्मर की कोर के अनुसार डिसाइड होता है तथा तीनों का अलग अलग पर्पज लगाने का होता है। नेक्स्ट हमारे दोस्तों ट्रांसफार्मर बेस्ड ऑन वोल्टेज कन्वर्जन, मतलब वोल्टेज को कन्वर्जन के लिए अनुसार होता है। एक होता है दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है दोस्तों स्टेप डाउन, मतलब स्टेप डाउन तो वोल्टेज रेशियो को स्टेप करना है और डाउन मतलब डाउन करना है। नेक्स्ट आता है दोस्तों टाइप्स बेस्ड ऑन इट्स पर्पज, मतलब पर्पज मतलब यूज कहाँ करते हैं उसके अनुसार भी होता है। एक हो दोस्तों पावर ट्रांसफार्मर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हो गया दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही करंट ट्रांसफार्मर तथा वोल्टेज ट्रांसफार्मर आते हैं, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों वाइंडिंग के अनुसार, एक होगा दोस्तों टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तथा सिंगल वाइंडिंग को हम ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, मतलब जो सिंगल वाइंडिंग रहता है उसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों वोल्टेज बेस्ड ऑन इंसुलेशन के अनुसार, एक होता है ड्राई टाइप होता है तथा एक होता है दोस्तों ऑयल इमर्ज टाइप होता है। अब नेक्स्ट बात कर लें दोस्तों तो फेज के अनुसार भी होता है, एक हमारा सिंगल फेज का आता है तो एक हमारा 3 फेज का आता है।
दोस्तों इस तरह आज हमने देखा है दोस्तों ट्रांसफार्मर के ऊपर पूछने जाने वाले सभी इंटरव्यू, जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो मेनली पूछे जाते हैं इंटरव्यू, उसको आज हमने देखा है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।